आइए देखते हैं आज देश की सबसे बड़ी खबर, जहां पे बेसमय से प्रतीक्षित 2024 के लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद यूपी के नतीजे बीजेपी के लिए चौंकाने वाले और परेशान करने वाले लग रहे हैं। राम को लाने वाले अयोध्या हार गए। फैजाबाद सीट की हार बीजेपी के लिए एकमात्र झटका नहीं है, बल्कि यूपी के माहौल में बदलाव भी है, जो बीजेपी के प्रति जनता की नाराजगी और सार्वजनिक मुद्दों को संबोधित करने के उसके दृष्टिकोण को दर्शाता है। आइए जानते हैं यूपी की खबर और हमारे यूपी ब्यूरो चीफ मिस्टर अनूप चौधरी से। हेलो। हाँ जी। जी मिस्टर अनूप। हाँ जी बोलिए। इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इनके नतीजे बहुत चौंकाने वाले आए हैं और यूपी में 37 सीट समाजवादी पार्टी को और 33 सीट बीजेपी को, भाजपा को, और फिर कांग्रेस को 6 सीट, मतलब कि इंडी गठबंधन को मिले हैं 39 सीट ओवरऑल। तो इसके बारे में अब यूपी में क्या माहौल चल रहा है और इस पे क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, माहौल की अगर बात करें, इंडिया गठबंधन है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 37 सीट और जो कांग्रेस है उसको 6 सीट मिली है। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 43 यानी 43 सीटें यहाँ पर हुई हैं। और अकेले हिसाब से देखा जाए समाजवादी पार्टी तीसरी, पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आई है। और जहाँ पर उसकी जो अकेले जो एमपी है वो 33, उसके जो है 37 एमपी है, सांसद हैं। तो इस हिसाब से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आई है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन यहाँ पे कामयाब हुआ है, कह सकते हैं कि कामयाबी कहा जाएगा, क्योंकि 2019 का जब चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ मिलकर लड़ा था और उस समय समाजवादी पार्टी को महज 4 सीटें मिली थी और जबकि बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली थी। अब 2024 का चुनाव आया तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को एकदम 4 से 37 सीटें लाना, ये वाकई में एक अपने आप में चौंकाने वाला है। खास तौर से चौंकाने वाला उसके लिए है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो अखिलेश यादव का जो कारवा था रोकने के लिए, कि जिस तरह से उसमें ब्रेक लगाना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी ने सारी कोशिश की थी कि सपा को या इंडिया गठबंधन को यहाँ से सीटें ना मिले। और यही वजह था कि भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा था यूपी में 80 सीट जीतने का। हालांकि 80 सीट का जो फार्मूला था 80 सीट जीतने का, वो महज एक जुमलेबाजी थी। जिस तरह से जो राजनीतिक जानकार हैं वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात से कहीं ना कहीं उसको एहसास था कि उसके जनाधार में यहाँ पर एक कहीं ना कहीं कमी आ रही है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए नारा दिया था कि यूपी में 80, पूरे देश में 400 पार का। लेकिन हकीकत से भारतीय जनता पार्टी भी वाकिफ थी और जिसका जब नतीजे आए तो सबके सामने है और बेहद चौंकाने वाला रिजल्ट सबके सामने है। जी जी जी, ऐसा लगता है कि भाजपा ने थोड़ा यूपी में अपना जो गढ़ है, मतलब जो उनका स्टैंडिंग है, उसको थोड़ा ओवर एस्टिमेट किया होगा। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जो अखिलेश यादव जी का जो उनका पीडीए का फॉर्मूला था, जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक लोगों के पास पहुंचाना, अपना जो मैसेज है उसको जो पहुंचाना था, शायद वो फॉर्मूला उनके लिए बहुत कामयाब साबित हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी, इस जब 2 साल पहले चुनाव होने से पहले जब अखिलेश यादव ने, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जब इस मुहिम को आगे शुरुआत की थी कि पीडीए को लेकर जब बात की थी, तो पीडीए को लेकर जो सत्ता रूलिंग पार्टी है, खासतौर से यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो, तो पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा था और पीडीए को कहा था परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस तरह से उनका कह के सपा सुप्रीमो का तंज कसने की कोशिश की थी। लेकिन उनको भी अंदाजा नहीं था कि पीडीए जब 2024 का चुनाव होगा, पीडीए कितना कमाल कर दिखाएगा, उनको इस बात का एहसास नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती चली आ रही थी जो पीडीए है वो सपा का जो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जबकि हकीकत में पीडीए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का दावा रहा था कि पीडीए और जो पिछड़ा होता है और दलित होता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है।
रही अल्पसंख्यक की बात, तो अल्पसंख्यक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही थी कि उनकी सरकार में एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान, यानी कि जो दकियानूची शिक्षा थी, एजुकेशन थी, जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी, उसको नए मॉडर्नाइज किया और डिजिटलाइज कर दिया, जो कुरान जो मदरसे में पढ़ाई होती थी। और यही वजह थी कि एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा था। और भारतीय जनता पार्टी को विश्वास था कि पिछड़ा, पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित और ए फॉर अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, वो उनके साथ है। और इस बात को लेकर वो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी थी, यानी रूलिंग पार्टी थी, वो सपा सुप्रीमो का जो है तंज कस रही थी, उनको मजाक बना रही थी कि पीडीए उनके साथ नहीं है। लेकिन जब 2024 का चुनाव आया और सपा सुप्रीमो ने जब कैंडिडेट का जो सिलेक्शन किया, उसमें भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को काफी सराहा जा रहा है कि उसमें जो पीडीए का फार्मूला था, पीडीए के फार्मूले के अनुरूप अखिलेश यादव ने वहां पे जो है अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया था। और हालांकि जो पीडीए था, इसके बात को लेकर उनके जो सहयोगी दल थे, 2022 का जब चुनाव हुआ था, इनके सहयोगी दल जैसे कि सिराथू से पल्लवी पटेल थी, वो कमेरावादी पार्टी से थी, अपना दल कमेरावादी से, वो 2022 में इनके साथ थी, अखिलेश यादव के साथ में थी। लेकिन 2024 से आते आते उन्होंने अखिलेश यादव पर, यानी सपा सुप्रीमो पर ये आरोप लगाया कि जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, और यह कहकर उन्होंने सपा से अपना नाता तोड़ लिया था और वो अपने बलबूते पे चुनाव लड़ी थी अपना दल कमेरावादी पार्टी ने। लेकिन वो उनको भी जनता ने सबक सिखा दिया कि असल में जो पीडीए का जो नारा दिया था अखिलेश यादव ने, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो अखिलेश यादव के ही साथ रहा। और इन सब में जो दलित था, दलित में लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार ये सार्वजनिक मंच पे या पब्लिक के जब फोरम पे, प्लेटफॉर्म पे जाते थे, वहां पर अपील करते थे कि जो बहुजन समाज के लोग हैं अपने वोट को जाया ना करें और जो सपा के कैंडिडेट हैं, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, उनको अपना वोट दें। ऐसा वो इसलिए कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि कहा जाता था कि जो दलित वोट है, बहुजन समाज पार्टी का बेस वोटर है, वो कहीं जाएगा नहीं। लेकिन जब 2024 का जब चुनाव हुआ, उसके बाद उसके नतीजे आए, तो ये सबके सामने आ गया कि जो पिछड़ा दलित जो बीएसपी का वोट बैंक माना जाता था, उसने भी काफी हद तक की जो है सपा यानी इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताया। और उसी का नतीजा था कि समाजवादी पार्टी अपने बूते पर यहाँ पर यूपी में 37 सीटें जीत पाई, जो कभी 2019 के चुनाव में उसकी 4 सीटें थी, और वही सीटें अब जो बढ़कर अब 2024 के चुनाव में 37 सीटें हो गई। और पूरे इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो उसको मिलाकर 43 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को हासिल हुई है, जिसमें से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात की थी तो माइनॉरिटी से 5, यूपी से 5 जो एमपी हैं वो माइनॉरिटी से भी ताल्लुक रखते हैं। तो कुल मिलाकर जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था, तो उसमें से माइनॉरिटी के 5 सांसद चुनके जो 2024 का चुनाव हुआ है, सपा के उसमें चुनके आए हैं। जी मिस्टर अनूप, मैं वहीं पे आपका बात वहाँ पे टाल के एक प्रश्न वहाँ पे रखना चाहता हूँ कि जी, हम मानते हैं कि इंडिया गठबंधन का जीत हुआ है यूपी में, लेकिन ना कि सिर्फ केवल अखिलेश जी का पीडीए फॉर्मूला सिर्फ वही नहीं, लेकिन अगर हम समझ पाएँ तो कांग्रेस का जो रणनीति था कि प्रियंका गांधी को सिर्फ उनको सीट पे लड़ने नहीं देके, पर उनको पूरा मतलब जो चुनाव का जो प्रचार करना था, सब कुछ जो बेस्टियन को पकड़ना था, क्योंकि वैसे भी उनको रायबरेली और अमेठी में अभी जीत हासिल हुई है। तो क्या आपका क्या कहना है, उनका रणनीति ठीक निकला? मतलब उनका रणनीति ठीक था, उस पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं आप? देखिए, जिस तरह से अमेठी का जब ये हुआ था कि किशोरीलाल शर्मा को जब वहां से अमेठी से लड़ाया गया था, तो जो रूलिंग पार्टी के जो लोग थे वो कह रहे थे कि कांग्रेस तो डर गई है और वहां से अमेठी से राहुल गांधी डर गए हैं और गांधी परिवार का वहां कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा। लेकिन वहां पर भी कांग्रेस ने क्लियर किया था कि जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे, उनके भी बेहद करीबी थे कि किशोरीलाल शर्मा, कई दशकों से वो उनके गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपने करीबी को वहां उतार के एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि अगर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी तो रायबरेली से लड़ गए थे अपनी मां की संसदीय सीट से, जहां पर वो जीत भी गए, लेकिन अगर प्रियंका गांधी भी अगर वहां से लड़ती, अमेठी से लड़ती, तो प्रियंका गांधी का जो फोकस था वो उसी सीट पर रह जाता, अमेठी सीट पर। और यही वजह
थी कि एक अच्छी बेहतर रणनीति के तहत कांग्रेस ने फैसला लिया कि किशोरी लाल शर्मा को वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट वहां पे सिलेक्ट बनाया, डिक्लेयर किया। उसके बाद पूरा फोकस ना कि प्रियंका गांधी का अमेठी नहीं, अमेठी पे ज्यादा फोकस तो था ही, लेकिन इसके अलावा अमेठी पे सेंट्रलाइज ना होकर प्रियंका गांधी पूरे यूपी को मत रही थी। वो चाहे इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट, उनके जन समर्थन, उनके जो कैंडिडेट के लिए जन समर्थन जुटा रही थी, अखिलेश यादव के साथ, डिंपल यादव के साथ, या जितने भी कैंडिडेट थे उनके साथ रोड शो कर रही थी। तो जो जानकार थे उनका यही मानना था कि अगर अमेठी से प्रियंका गांधी या गांधी परिवार का कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाता तो उसका सारा फोकस अमेठी पर रह जाता। ऐसे में पूरा चुनाव जो और जगह के जो थे वो प्रभावित होता, और प्रभावित चुनाव ना हो इसको लेकर कांग्रेस ने रणनीति बना ली थी कि कैसे भी हो, किसी तरह से भी कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का कारवा है उस पर ब्रेक लगाना है। और संभवतः जो कांग्रेस ने रणनीति तय की थी, रणनीति बनाई थी, वो उसमें काफी हद तक की कामयाब भी रही। और यही वजह से कि प्रियंका गांधी ने वहां न लड़कर पूरे यूपी पे पूरे फोकस किया, और हर जगह इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट में वो जनसभाएं करती रही, जन समर्थन जुटाती रही, और फोकस तो यहाँ का अमेठी का था ही। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि किशोरी लाल शर्मा वहां से जीत जाएंगे। हालांकि जो जानकार थे, जो राजनीति को काफी करीब से देख रहे थे, जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, उनका यही मानना था कि किशोरी लाल शर्मा करीब 40 साल से वहां पर अमेठी में बराबर उनका आना जाना बना रहा है, क्योंकि वो गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे हैं। ऐसे में उनके लिए प्लस पॉइंट या पॉजिटिव था कि वो लगातार अमेठी से उनका टच रहा है। और कहीं ना कहीं जो अमेठी की जो मौजूदा जो एमपी थी वहां पर उनके प्रति लोगों में नाराजगी थी, जिस तरह से वो तानाशाह थी, बेअंदाज थी, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा स्मृति ईरानी को भुगतना पड़ा। और किशोरी लाल शर्मा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां की जनता ने किशोरी लाल को कुछ हजार नहीं, काफी मतों से वहां से जिताया है, और स्मृति ईरानी को करारी शिकस्त दी, जो मौजूदा सिटिंग थी और केंद्र सरकार में मंत्री भी थी। जी जी जी, चलिए अगले प्रश्न पे जाने से पहले, क्योंकि अगला प्रश्न मेरा है आपसे पूछने के लिए कि फैजाबाद में क्या हुआ, लेकिन इससे पहले मैं एक वीडियो प्ले करना चाहता हूं। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए ये थे फैजाबाद के कंटेस्टेंट लल्लू सिंह, जो भाजपा के प्रत्याशी थे। और वहाँ पे फैजाबाद जो अयोध्या को भी लेके आता है, वहाँ पे भाजपा असफल रही है। वहाँ पे समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीत के आए हैं। हेलो मिस्टर अनूप। हाँ जी जी, तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते हैं, लेकिन लल्लू सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वह नहीं जीत पाए। लेकिन इस वीडियो के अनुसार उन्होंने कुछ संविधान को बदलने के बारे में कुछ टिप्पणी की है, तो उसके ऊपर आपका क्या है, मतलब क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, जब यहाँ पर जब प्रभु श्री राम का जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद रामलला जब विराजमान हुए थे अपने भव्य दिव्य स्थान पर, तो इसको न सिर्फ अयोध्या में, न देश में, दुनिया के कई तमाम देशों में जो है इसका लाइव जो है टेलीकास्ट किया गया था। इसका मकसद ये था कि जितने भी जहाँ सनातनी लोग रहते हैं, उनके जो आस्था का केंद्र है प्रभु श्री राम, उनको वहाँ का लाइव सजीव प्रसाद दिखाया जाए, ताकि वो भी प्रभु श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही या विराजमान हो रहे वो सीधा देख सके। तो काफी दिव्य भव्य अलौकिक बनाने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने, और उनको पूरी उम्मीद थी कि जिस तरह से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, रामलला अपने दिव्य भव्य स्थान पर विराजमान हो चुके हैं,
उसका कहीं ना कहीं वो फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस फुल कॉन्फिडेंस में थी और यही कह रही थी कि जो राम को लाए हैं कई जनसभाओं में, चाहे मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर केंद्र के मंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब जनता में ये जो मैसेज था बड़ा निगेटिव गया। प्रभु श्री राम भगवान तो परमात्मा है, वो खुद ही सबको लेके आए हैं, लेकिन ये इतने कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि वो परमात्मा को, भगवान को ये लेके आए हैं। और यही मैसेज उन्होंने हर जनसभाओं में किया, जिसका खामियाजा इनको अब दिखा कि अयोध्या जैसी सीट जो हॉट सीट थी, जो प्रभु श्री राम जहां दिव्य भव्य स्थान पर विराजमान हो चुके हैं, वहां पर भी वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि यूपी में 80 और पूरे देश में 400 पार का, लल्लू सिंह जो वहां के सिटिंग जो एमपी थे, लल्लू सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, वो यहाँ तक इतने बड़बोलापन बयान दिया कि जब 400 जब सीटें पार हो जाएंगी तो संविधान है उसमें जो है बदलाव किया जाएगा। तो इनका जो मैसेज था वो जनता में एक निगेटिव गया और पूरा जो इनका भारतीय जनता पार्टी का था कि अब की पार 400 पार, तो जनता के माइंड में कहीं ना कहीं बैठ गया कि अगर ये 400 पार हो जाते हैं तो संविधान के साथ ये खिलवाड़ करेंगे, हो सकता है संविधान बदल दे। और जिस तरह से लल्लू सिंह ने भी स्पीच किया था तो उसका खामियाजा उसको आप देख सकते हैं कि जो हॉट सीट थी अयोध्या, जो पूरी दुनिया में लोगों ने देखा, प्रभु श्री राम जब दिव्य भव्य स्थान पर विराजमान हो रहे थे, पूरी दुनिया ने उसको माना, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि वो परमात्मा को लेके आए हैं, इस चीज को भूल गए थे कि प्रभु ही सबको लेके आए हैं, ना कि उनको कोई लेकर आया है। जी जी जी। लेकिन अच्छा, हमारा टाइम भी समाप्त होने वाला है, लेकिन इन सब से पहले मैं एक और कॉन्स्टिट्यूंसी पे थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ, वो है नागीना। नागीना में चंद्रशेखर जी जीते हैं और वो भी दलित है कि नहीं? दलित है। तो जिस तरह से बसपा इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं पे भी जीत हासिल नहीं कर पाई, ऐसा लगता है कि बसपा का जो लीडरशिप है वो थोड़ा ख़त्म हो रहा है, या तो बसपा का जो उनका जो उद्देश्य था, जिस तरह से पिछड़े लोगों या तो बैकवर्ड ट्राइब्स उनको सब समेट के लाने का जो उनका उद्देश्य था वो कहीं गुम हो गया। लेकिन नागीना में चंद्रशेखर जी अब बहुत बड़े मैंडेट के साथ जीत के आए हैं, तो क्या वो फ्यूचर लगते हैं दलितों के? इज देयर अ फ्यूचर फॉर हिम? देखिए 2000 जब जो नागीना जो यूपी की नागीना सीट है वो सुरक्षित सीट थी वहां पर, और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण यानी कि वहां से वो लड़े थे और जीत भी गए। तो इसमें जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया 4 बार की यूपी की मुख्यमंत्री रही है, लेकिन उसका जिस तरह से उनका रवैया रहा है, अड़ियल रवैया रहा है कि सिर्फ अपनी सुनना, किसी की नहीं सुनना। जब 2022 का चुनाव हो रहा था यूपी असेंबली का, यही चंद्रशेखर आजाद रावण लगातार वो उनसे कहते रहे थे कि मायावती से कहते रहे थे कि उनका सम्मान है, वो उनके पास बुलाएंगे तो उनके पास जाएंगे, लेकिन मायावती जैसा अड़ियल जो कैरेक्टर था वो आगे नहीं झुकी। और इसी का नतीजा था कि यूपी 2022 का जब असेंबली का चुनाव हुआ तो महज एक सीट मायावती को मिली, रसड़ा हुई बलिया की जो सीट है, उमाशंकर सिंह बसपा के विधायक, एकमात्र विधायक जो पार्टी जो है पूरी 2007 में फुल मेजोरिटी में यूपी में सरकार बनाई थी, उसका मात्र आज के दौर में एक जो यूपी असेंबली में एक सीट, एक एमपी, एक एमएलए है। और बात करें एमएलए की, एमपी की, 2024 से पूरी तरह सफाया हो गया। तो मायावती का जो अड़ियल रवैया था उसको लेकर जनता में खास तौर से जो उसका बेस वोट माना जाता था, दलित वोट, उसको लेकर भी एक निगेटिव मैसेज गया। और जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरह से वो दलित मुद्दों को उठा रहे थे, खुद ऐसी कम्युनिटी से आते हैं और उन मुद्दों को भी उठा रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने उनका अखिलेश यादव का भी था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के सम्मान की बात करते थे, वही बात आजाद समाज पार्टी भी के मुखिया जो है चंद्रशेखर रावण भी करते रहे थे। लेकिन कुल मिला के उसका फायदा जो है चंद्रशेखर रावण को अभी मिला है। और आने वाले समय में जो अभी का जो नागीना से वो जीते हैं, जिनका जितना उनको जो जनाधार मिला है, जो वोट मिला है दलित वर्ग का, तो उसके लिए आने वाले समय में इनकी राजनीति का और रास्ता, आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है। और बहुजन समाज पार्टी के लिए सोचने का एक बार आ गया है, सोचने की बड़ी चिंता का विषय बन गया है कि आखिर उसका जनाधार कम क्यों हो रहा। लगातार 2007 से 12 तक की फुल मेजोरिटी की यूपी में सरकार बनाई, लेकिन
2012 के बाद से लगातार बसपा का जनाधार, बसपा का ग्राफ नीचे घटता ही चला जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, जो बसपा के पदाधिकारी हैं, उनका ही मानना है कि जो मायावती का अड़ियल रवैया है वो बसपा को डुबोने का काम कर रहा है और उसके बसपा को डुबोने का काम कर रहा है। इसका सीधा फायदा जो है आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद, उनको मिल रहा है। और वो जिस दलित का मुद्दा, जिन दलितों का अल्पसंख्यक मुद्दा उठाते हैं, पीडीए का मुद्दा उठाते हैं, तो उसी मुद्दों के आधार पर उनका वो वहां नगीना सुरक्षित सीट से वो जीते भी हैं। और लगा ये जो चंद्रशेखर आजाद हैं, इनकी और अखिलेश यादव की भी नजदीकियां काफी रही हैं। लगातार एक मंच पर भी एक लोग दोनों नेता मिलते रहे हैं और दोनों नेताओं का ही यही मानना है कि सपा यानी जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे, इनकी आवाज उठाएंगे। और इसके तहत ही इन्हीं मुद्दों को लेकर आजाद समाज पार्टी ने लड़ा और जिसका उनको जो है जीत का जो है वहां की जनता ने नगीना की वहां के हर समुदाय जो ऐसी कैंडिडेट थे उनको वहां पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया को चंद्रशेखर आजाद को वहां जिताया भी। जी जी, हमसे जुड़ने के लिए और हमें यूपी के पूरे डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। और हम आपको लाते रहेंगे सबसे नवीनतम अपडेट्स। ये थी हमारे यूपी के इंडिया के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र का डिटेल रिपोर्ट।